हेलो स्टूडेंट्स, मैं BS चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास कक्षा 9th के विद्यार्थियों के लिए, जिसमें हम SST के अंतर्गत यानी सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो भूगोल यूनिट है उसका तीसरा चैप्टर अपवाह का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले 2 वीडियोज में मैंने सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र का और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का अध्ययन किया है। आज इस वीडियो में हम प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। जिन बच्चों ने पिछले वीडियोज को नहीं देखा है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो जो बच्चे जुड़े हुए हैं सेशन को शेयर कर दें ताकि अन्य बच्चे भी इससे जुड़ सकें और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। आज का टॉपिक है हमारा प्रायद्वीपीय नदियाँ, इन पर चर्चा करेंगे। प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है। जो प्रायद्वीपीय भारत में जो नदियाँ हैं उसमें जो मुख्य जल विभाजक का निर्माण जो है पश्चिमी घाट द्वारा होता है। ठीक है। अब पश्चिमी घाट कौन सा है बच्चों? ये पश्चिमी घाट है। ये क्या है? ये वाला पश्चिमी घाट है। ये बच्चों पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट, और ये पूर्वी घाट है बच्चों। ठीक है। तो जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है, उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियाँ, जिसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी पूर्व की ओर बहती हैं। ये जो नदियाँ निकली हैं, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है और कावेरी है, ये पूर्व की ओर बहती हैं। ये पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियाँ अपने मुहानों पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये नदियाँ जब समुद्र में मिलने से पहले जो है डेल्टा का निर्माण करती हैं और पश्चिमी घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी धाराएं हैं। जैसे कौन कौन सी धाराएं हैं? नर्मदा और ताप्ती 2 ही बड़ी नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हैं। ये 2 नदियां जो हैं वो पश्चिम की तरफ बहती हैं और ज्वारनद मुख का निर्माण करती हैं। ज्वारनद मुख का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाह द्रोणियाँ आकार में अपेक्षाकृत छोटी हैं। जो प्रायद्वीपीय नदियों की जो अपवाह द्रोणियाँ हैं, ठीक है, जिसमें अन्य नदियाँ आकर मिली हैं, वो आकार में हिमालय से निकले वाली नदियों की तुलना में छोटी हैं। अब जो नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं, जो बच्चे देख रहे हैं, ठीक है, वो कमेंट करें जो पश्चिमी घाट की तरफ से नदियाँ जो निकली हैं पश्चिम की ओर जाती हैं, वो कहाँ गिरती हैं। जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये नदियाँ पूर्व की ओर जाती हैं और बंगाली खाड़ी में गिरती हैं। तो जो नदियाँ पश्चिम की ओर जाती हैं, बहती हैं, जैसे नर्मदा है, ताप्ती, ये कहाँ गिरती हैं, किस सागर में गिरती हैं? ज़रा उसका नाम कमेंट बॉक्स में बच्चों टाइप करें, कमेंट के माध्यम से अपना जवाब दें। अब आइए देखते हैं प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। तो पहला है नर्मदा द्रोणी। जो नर्मदा नदी है, देखिए, नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट है। अब यहाँ से एक प्रश्न बनता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बनता है और सिलेबस में भी बनता है कि जो नर्मदा नदी है इसका उद्गम कहाँ से हुआ है। जैसे गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ बच्चों? जिन बच्चों को मालूम है कमेंट करें। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? कमेंट करते रहें सभी बच्चे कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ है। तो गंगा नदी का उद्गम बच्चों गौमुख से हुआ है और यमुना नदी का उद्गम जो है यमुनोत्री से हुआ है। तो इसी प्रकार से जो नर्मदा नदी है उद्गम मतलब कहाँ से निकली है,
उद्गम का मतलब होता है निकलना, जहाँ से नदी का निर्माण होता है, नदी निकलती है, उसको हम उद्गम कहते हैं। तो नर्मदा नदी जो है वो मध्य प्रदेश में एक अमरकंटक पहाड़ी है, यहाँ से निकली है। यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है, और पश्चिम की ओर बहती हुई जाती है कहाँ? भ्रंश घाटी, यानी नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। यहाँ से ये भी प्रश्न बनता है कि कौन सी नदी भ्रंश घाटी बनाती है, या भ्रंश घाटी का निर्माण करती है, या भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। समुद्र तक पहुँचने के क्रम में वह नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट संगमरमर के सेलों में यह नदी गहरे गार्ज से बहती है तथा यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है और वहाँ धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। तो नर्मदा नदी पर ही धुआंधार प्रपात, यानी जिसको हम जल प्रपात कहते हैं, वो बना हुआ है। नर्मदा की सभी सहायक नदियाँ बहुत छोटी हैं। जो नर्मदा की सहायक नदियाँ हैं वो बहुत छोटी हैं। इनमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा से मिलती हैं। यानी जो नदियाँ नर्मदा नदी में मिलती हैं वो समकोण बनाती हुई मिलती हैं। समकोण, जैसे इस तरह से समकोण बनाती हैं, ये कोण जो है समकोण का बनता है। तो ऐसे जो है नदियाँ मिलती हैं, समकोण बनाती हुई जो है नर्मदा नदी में मिलती हैं। और नर्मदा नदी या नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश और गुजरात के मुख्य भागों में विस्तृत है। जो नर्मदा नदी है वो मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकली है, तो मध्य प्रदेश से होते हुए गुजरात जाती है और गुजरात से जो है अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है बच्चों, तो नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियाँ जो है अरब सागर में गिरती हैं। नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नमामि देव नर्मदे नाम की एक योजना प्रारंभ की गई है। ये तो था नर्मदा नदी के बारे में। अब दूसरी जो नदी है ताप्ती नदी, जिसको हम ताप्ती नदी भी कहते हैं, ये ताप्ती द्रोणी, ये द्रोणी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कई नदियाँ आकर सहायक इसकी नदियाँ मिलती हैं तो एक तंत्र का निर्माण करती हैं। तो तापी द्रोणी क्या है या ताप्ती द्रोणी क्या है, आइए इसके बारे में देखते हैं। ताप्ती का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं या पहाड़ियों से हुआ है। जो ताप्ती नदी है वो भी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के सतपुड़ा की श्रृंखलाओं से हुआ, ये अमरकंटक की पहाड़ियों से हुआ है, और इसमें जो है ताप्ती का सतपुड़ा की पहाड़ियों से हुआ है। यह भी नर्मदा के समानांतर, जैसे नर्मदा है, ये नर्मदा नदी है, और ये ताप्ती नदी है, इसी के समांतर जो है नर्मदा नदी के समांतर जो है ये ताप्ती नदी बहती है। समांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में है। इसकी जो द्रोणियाँ हैं वो 3 राज्यों में विस्तृत है। अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है, यानी बहुत पतला है, संकीर्ण है, इसलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियाँ साबरमती। अब देखो ताप्ती और नर्मदा के अलावा और कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है, उनके नाम ध्यान रखो बच्चों। इसमें साबरमती, माही, भारतपुंजा और पेरियार, ये नदियाँ हैं जो कि पश्चिम की ओर बहती हैं। और उन राज्यों के नाम बताइए जहाँ ये नदियाँ हैं, तो आप उन राज्यों के नाम बता सकते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चनों में हम इसकी चर्चा भी करेंगे। अगली है गोदावरी द्रोणी, ये भी जो है प्रायद्वीपीय नदियों में आती है। गोदावरी द्रोणी क्या है, आइए समझते हैं। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, इस चीज़ को नोट करना। जो प्रायद्वीपीय जितनी भी नदियां हैं उनमें सबसे बड़ी नदी जो है गोदावरी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट की ढालों से निकली है। महाराष्ट्र के नासिक जिले से इसका उद्गम स्थल है, और इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है, और वह बहकर
बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, और प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, जो कि नदी द्रोणी का 50% भाग है महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश, ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियां मिलती हैं जिनके नाम हैं, ध्यान रखना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। पूर्णा, वर्धा, प्राहिंता, मांजरा, वेनगंगा, पेनगंगा, ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं जो गोदावरी में मिलती हैं। इनमें से अंतिम तीनों सहायक नदियां बहुत बड़ी हैं, यानी मांजरा, पेनगंगा और वेनगंगा, ये सबसे बड़ी सहायक नदियां इसकी हैं। बड़े आकार और विस्तार के कारण, इनका आकार बड़ा और विस्तार है, इसके कारण इसे दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। इसे दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। ये पॉइंट नोट करने वाला बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछा जाता है कि दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है। दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है, तो दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। ठीक है, ये दक्षिण भारत की इसको गंगा कहा जाता है। फिर इसके बाद है महानदी द्रोणी, नर्मदा नदी द्रोणी, तापी नदी द्रोणी के बारे में पढ़ लिया है, गोदावरी द्रोणी के बारे में पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे महानदी द्रोणी। ये महानदी जो है, महानदी का उद्गम जो स्थल है, उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है तथा यह ओडिशा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की जो लंबाई है वो 860 किलोमीटर है। इसकी अपवाह द्रोणी, ठीक है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में विस्तृत रूप से फैली हुई हैं। अगली द्रोणी है कृष्णा द्रोणी। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट, कहाँ, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में जो महाबलेश्वर है उसके निकट एक स्रोत से निकली है और इसकी लंबाई लगभग जो है वो 1400 किलोमीटर है, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मुसी, भीमा इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में फैली हुई है। तो ये था कृष्णा नदी के बारे में। ये सभी प्रायद्वीपीय पठारों से निकली हुई नदियां हैं जिनमें वर्ष भर पानी नहीं रहता है, मौसम में ही जो है प्रवाहित इनमें पानी होता है, इसलिए सतत बहाई नदियां नहीं कहलाती हैं। अगला कावेरी द्रोणी, ये दक्षिण भारत की नदियां हैं बच्चों, ये सब दक्षिण भारत की नदियां हैं। कावेरी नदी क्या है? कावेरी नदी भी जो है वो पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकली है। कहाँ से निकली है? ब्रह्मगिरी। इनका उद्गम स्थान जरूर ध्यान रखना बच्चों, यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो जो कावेरी नदी है वो भी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला या पहाड़ी से निकली है तथा तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तमिलनाडु के निकट जो कुडलूर स्थान है वहाँ पर जो है बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है और इसकी लंबाई जो है 760 किलोमीटर है। और इसकी जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं इसमें अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। किसकी सहायक नदियाँ हैं? कावेरी नदी की। अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी ये कावेरी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं और इसकी जो द्रोणी है वो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्य में विस्तृत रूप से फैली हुई हैं। इसके बाद ये पॉइंट बहुत ही नोट करने वाला है, सभी बच्चे ध्यान रखें ये चीज़ कि भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है। वो जो भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है वो कावेरी नदी बनाती है। इसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। प्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत, यानी जो जलप्रपात है इससे जो निर्मित विद्युत निर्मित होती है वो मैसूर, बंगलोर तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान की जाती है। अब सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएं भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। तो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है। कुंचिकल जलप्रपात है जो कि कर्नाटक के शिवमोगा जिले में स्थित है।
इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियां हैं जो पूर्व की तरफ बहती हैं, जिसमें दामोदर, ब्रह्मणी, बैतरणी तथा स्वर्ण रेखा यानी सोन नदी कुछ महत्वपूर्ण इसके उदाहरण हैं। अपने एटलस में इनकी स्थिति ज्ञात कीजिए। यदि आपके पास एटलस है यानी मानचित्रावली है, उसमें ये नदियाँ दिखाई गई हैं, तो आइए देखते हैं इसको अपने भारत के मानचित्र में किस प्रकार से ये नदियाँ हैं। देखिए ये भारत का मानचित्र है, इसमें आप ये नदियाँ देख सकते हो। देखिए ये कावेरी नदी है, ठीक है। देखिए नर्मदा नदी है, ये ताप्ती नदी है। दोनों भ्रंश घाटी में बहती हुई अरब सागर में गिर जाती हैं। अरब सागर यहाँ पर ये पेन गंगा है, ठीक है, जो कि गोदावरी की सहायक नदी है। ये महानदी है, बंगाली खाड़ी में गिरने से पहले यहाँ पर देखो डेल्टा का निर्माण करती है। और यहीं पर चिल्का झील है, कोलेरू झील है, ठीक है। ये कृष्णा नदी है। ये बहती हुई सब जो है यहाँ पर समुद्र में मिलने से पहले डेल्टा का निर्माण करती हैं। आपको चित्र के माध्यम से दिखाई दे रहा होगा। पृथ्वी के धरातल का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है, और लेकिन इसका 97% जल लवणीय है। केवल 3% ही स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है, जिसका 3/4 भाग हिमानी के रूप में है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। लगभग जो है 29% भाग पर क्या है, स्थल है, और 71% भाग पर जल है, जिसमें से 3% जल ही केवल पीने योग्य है। बाकी 97% जल जो है वो लवणीय है, यानी खारा है, जो समुद्र के रूप में मिलता है। और इसके स्वच्छ जल मात्र 3/4 भाग ही हिमानी के रूप में पाया जाता है। और अब अगले वीडियो में हम झील के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी झीलें हैं। तो वीडियो कैसा लगा इसके लिए कमेंट में अवश्य बताएं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।